डियर स्टूडेंट्स, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान की विधियां, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है आपके लिए बेटा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को प्रेक्षण या अवलोकन भी कह देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको प्रेक्षण की डेफिनेशन एक्सप्लेन करूंगी, मीनिंग एक्सप्लेन करूंगी और प्रेक्षण के प्रकार और एक उदाहरण एक्सप्लेन करूंगी। जैसा कि एक ये बहुत ही आम सा वर्ड है ऑब्जर्वेशन, तो हम इसी से समझ सकते हैं कि इसमें क्या विधि अपनाई जाती होगी। कानों और आंखों के माध्यम से जब हम कोई भी सूचना अर्जित करते हैं तो वो एक तरीके से ऑब्जर्वेशन है। हम किसी चीज को ध्यान से सुन रहे हैं या हम किसी चीज को ध्यान से देख रहे हैं, तो एक तरीके से हम उसे ऑब्जर्व ही कर रहे हैं। मनोविज्ञान में भी ऑब्जर्वेशन का उपयोग एक विधि के तौर पे, एक मेथड के तौर पे किया जाता है। आइए शुरू करते हैं। प्रेक्षण विधि मनोविज्ञान की एक मेन विधि है, एक प्रमुख विधि है। इस विधि में अध्ययनकर्ता यानी मनोवैज्ञानिक प्राणी के व्यवहारों को निष्पक्ष भाव से ऑब्जर्व करता है। निष्पक्ष भाव से ऑब्जर्व करने का मतलब है कि वो पहले से मन में कोई धारणा नहीं बिठाता कि प्राणी के इस व्यवहार का ये मतलब होगा या प्राणी ऐसा व्यवहार करेगा या ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। पहले से वो अपने मन में कोई धारणा नहीं बनाकर चलता। वो निष्पक्ष भाव से जो उसको दिखाई देता है या जो उसको सुनाई देता है, उसी के दम पे वो अंत में निष्कर्ष निकालता है। इसे कहते हैं निष्पक्ष भाव से ऑब्जर्व करना। एक बार फिर से पढ़ते हैं बेटा। प्रेक्षण विधि मनोविज्ञान की एक मेन विधि है। इस विधि में अध्ययनकर्ता प्राणी के व्यवहारों को निष्पक्ष भाव से ऑब्जर्व करता है। पीवी यंग ने इसकी डेफिनेशन दी है। प्रेक्षण आंख के माध्यम से किया गया घटनाओं का एक ऐसा क्रमबद्ध अध्ययन है। क्रमबद्ध अध्ययन का मीनिंग है कि एक सिस्टम वाला अध्ययन, सिस्टमैटिक अध्ययन है, जो उस समय किया जाता है जब वे घटित होती हैं, यानी जब घटनाएं हो रही होती हैं उसी समय उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है, आंख के माध्यम से देखा जाता है और ये एक सिस्टमैटिक रूप से किया जाता है, क्रमबद्ध तरीके से इसे संपूर्ण किया जाता है। कानों के माध्यम से अर्जित घटनाएं भी इसमें शामिल होती हैं तथा कभी-कभी इसके लिए उपकरणों की सहायता भी ली जाती है। उपकरण कैसे? जैसे मान लो हम किसी का कोई बिहेवियर ऑब्जर्व करना चाहते हैं, व्यवहार का प्रेक्षण करना चाहते हैं, पर उस समय हम खुद वहां मौजूद नहीं हो सकते, तो हमने क्या किया, कैमरे या टेप रिकॉर्डर के माध्यम से व्यवहार की रिकॉर्डिंग ले ली और बाद में उसका प्रेक्षण किया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, उपकरणों के मदद से हमने प्रेक्षण किया। अपने अवलोकन यानी अपनी ऑब्जर्वेशन के आधार पर अध्ययनकर्ता एक विशेष रिपोर्ट तैयार करता है, जिसका विश्लेषण करके वह प्राणी के व्यवहार के बारे में निष्कर्ष निकालता है। जब ऑब्जर्वेशन पूरा हो जाता है, अवलोकन पूरा हो जाता है, तो जो अध्ययन करता है वो एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार करता है कि उसने क्या ऑब्जर्व किया और उसको एनालाइज करता है, उसका विश्लेषण करके वह प्राणी जिसको वो ऑब्जर्व कर रहा था उस प्राणी के व्यवहार के बारे में कुछ निष्कर्ष निकालता है। तो बेटा यहाँ पर हमने मोटी मोटी सी क्या बातें देखी? हमने ये देखा कि प्रेक्षण एक प्रमुख विधि है मनोविज्ञान की, निष्पक्ष भाव से ऑब्जर्वेशन किया जाता है, पहले से कोई धारणा मन में नहीं होती। इसकी डेफिनेशन देखी कि आंख और कान के माध्यम से अर्जित सूचनाएं प्रेक्षण में सम्मिलित रहती हैं।
कभी कभी इसके लिए उपकरणों का उपयोग भी किया जाता है और अंत में अध्ययनकर्ता एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसका विश्लेषण करके उसे प्राणी के बारे में निष्कर्ष मिल जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ तथ्य यानी कुछ फैक्ट्स। प्राणी के व्यवहारों को अलग अलग परिस्थितियों में ऑब्जर्व किया जाता है। अलग अलग परिस्थितियां, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ बेटा। मान लो कोई स्कूल में मनोवैज्ञानिक के तौर पर कार्यरत है। वो स्कूल मनोवैज्ञानिक के तौर पर काम कर रहा है और उसको कहा जाता है कि एक बच्चा है 5वीं कक्षा में, वो बहुत ज्यादा शरारती है, तो उसको वो अपने ध्यान में रखे, उसकी काउंसलिंग करे, उससे बातचीत करे और उसको सलाह मशवरा करके उसको ठीक करने की कोशिश करे। तो वो जो स्कूल मनोवैज्ञानिक है वो क्या करता है, मान लो एक दिन में 8 पीरियड हैं स्कूल में, तो वो 8 पीरियड्स में उसे ऑब्जर्व करता है बच्चे को कि 8 पीरियड्स में, कक्षाओं में वो बच्चे का व्यवहार कैसा है। अगर 8 कक्षाओं में, जिसमें अलग अलग टीचर्स आकर बच्चे को पढ़ा रहे हैं, सभी कक्षाओं में उसका व्यवहार शरारती है, तो निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वो बच्चा सच में ही शरारती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अलग अलग परिस्थितियों में बच्चे को ऑब्जर्व किया। पर अगर 8 में से सिर्फ 3 पीरियड्स में वो ज्यादा शरारत करता है और बाकी 5 पीरियड्स में वो आराम से बैठकर अपना काम करता है, तब भी क्या हम यही निष्कर्ष निकालेंगे कि वो बच्चा स्वभाव से ही शरारती है? नहीं, तब तो हम उसका कारण जानना चाहेंगे कि भाई 5 पीरियड्स में तो उसने बहुत आराम से अपना काम किया, तो बाकी की 3 कक्षाओं में वो ऐसा क्यों कर रहा है? तो इसलिए बेटा, जब अलग अलग परिस्थितियों में किसी प्राणी के व्यवहार को ऑब्जर्व करते हैं, उसका प्रेक्षण करते हैं, तो निष्कर्ष सादा मजबूत तौर से हम दे सकते हैं। आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं बेटा। कई प्रेक्षक मिलकर प्राणी के व्यवहारों का अवलोकन एक साथ करते हैं। अब इसका क्या मीनिंग है? फिर से पढ़िए, कई प्रेक्षक मिलकर, यानी अगर हम पहले वाले ही एग्जाम्पल को लें तो मान लो मैं एज अ स्कूल साइकोलॉजिस्ट, स्कूल मनोवैज्ञानिक के तौर पर मैं टीचर्स से रिपोर्ट लेना शुरू करती हूँ कि अमुक बच्चे का व्यवहार कैसा है। सभी टीचर्स यानी कई प्रेक्षक, अगर सभी टीचर्स की रिपोर्ट ये है कि वो बच्चा बहुत शरारती है, तो मैं फटाफट से निष्कर्ष निकाल सकती हूँ कि जी बच्चा सच में बहुत शरारती है। पर अगर 8 में से 2 टीचर्स कह रही हैं कि बच्चा शरारती है और बाकी के 6 टीचर्स कह रहे हैं कि नहीं बच्चा काम करता है आराम से, तो मैं ये नहीं कह सकती कि बच्चा स्वभाव से शरारती है। यहाँ पर क्या किया, कई प्रेक्षकों ने यानी कई टीचर्स ने मिलकर प्राणी के व्यवहार को ऑब्जर्व किया और उनका अवलोकन एक साथ किया। अंत में जो निष्कर्ष निकाला गया वो हम देखते हैं कि अगर सभी प्रेक्षकों की एक जैसी रिपोर्ट है तो हम कहेंगे कि ये निष्कर्ष है। अगर कुछ प्रेक्षक एक बात कह रहे हैं, कुछ प्रेक्षक दूसरी बात कह रहे हैं, तो हमारा निष्कर्ष अलग तरीके का होगा। तीसरा पॉइंट देखते हैं। अध्ययनकर्ता प्राणी के दोनों तरह के व्यवहारों का प्रेक्षण करता है। बेटा, आपको मैंने मनोविज्ञान के मीनिंग में एक्सप्लेन किया था कि व्यवहार 2 तरह का होता है, बाह्य व्यवहार और आंतरिक व्यवहार। बाह्य व्यवहार होता है जैसे जो हमें दिखलाई दे, दौड़ना, रोना, खेलना इत्यादि। आंतरिक व्यवहार होता है जैसे हमारे बीपी में परिवर्तन, रक्तचाप में परिवर्तन या हृदय की धड़कन में परिवर्तन। इन चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए हमें उपकरणों की सहायता लेनी होती है। तो अध्ययनकर्ता इन दोनों तरह के व्यवहारों का अवलोकन कर सकता है। आगे देखते हैं प्रेक्षण कितने प्रकार का होता है। प्रेक्षण राजे 3 प्रकार का होता है, सहभागी, असहभागी और स्वाभाविक प्रेक्षण। इनमें क्या अंतर है, इनका क्या मीनिंग है, आइए एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, सहभागी प्रेक्षण। इस विधि में
प्रेक्षक उन व्यवहारों में हाथ बटाते हुए प्रेक्षण करते हैं जिनका उन्हें अध्ययन करना होता है। जैसे किसी व्यवसाय के श्रमिकों की प्रॉब्लम्स का अध्ययन करने के लिए संभव है कि मनोवैज्ञानिक उसी व्यवसाय में एक श्रमिक के रूप में अपना नामांकन करवा के उनके साथ काम करे और साथ ही साथ उनके व्यवहारों का प्रेक्षण भी करता जाए। मोटे तौर पर इसका मीनिंग ये है कि जब ऑब्जर्व करने वाला ऑब्जर्व्ड लोगों का या ऑब्जर्व्ड प्राणियों का खुद ही एक हिस्सा बन जाता है तो उसे सहभागी प्रेक्षण बोलते हैं। जैसे मान लो एक अध्ययन करता है, एक प्रेक्षक है और वो जानना चाहता है कि इस फैक्ट्री के जो मजदूर हैं या श्रमिक है वो किन किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो अगर वो इस चीज को अच्छी तरह मालूम करने के लिए उन्हीं का एक हिस्सा बन जाए, खुद भी एक मजदूर के तौर पर अपना नामांकन कराए और श्रमिक बनकर उनके साथ काम करने लगे, वो एक काम भी करे और साथ ही साथ उन्हें ऑब्जर्व भी करे, तो वो बातचीत करेगा, उनके साथ दोस्ती करेगा, साथ साथ उन्हें ऑब्जर्व भी करेगा और उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में समझना उसके लिए आसान हो जाएगा। इसे कहते हैं बेटा सहभागी प्रेक्षण। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। हमने कई बार सुना है कि जो अच्छे राजा थे पुराने जमाना में, जो अच्छे राजा होते थे वो खुद भी प्रजा का एक हिस्सा बनकर रहते थे। यानी आपने सुनी होगी कहानी कि राजा वेश बदलकर अपने ही राज्य में घूम रहा है, लोगों से बातचीत कर रहा है, लोग उसे पहचान नहीं पा रहे कि ये हमारा राजा है, पर लोगों की दिक्कतों को समझने के लिए वो उन्हीं का एक हिस्सा बनकर उनका प्रेक्षण कर रहा है, उनको ऑब्जर्व कर रहा है, ये जानने के लिए कि उसकी प्रजा में लोग कितने खुश हैं या कितने दुखी हैं। ये बेटा एक सहभागी प्रेक्षण का एग्जाम्पल है। दूसरा है असहभागी प्रेक्षण। ये उसका ऑपोजिट है। जब प्रेक्षक उनका हिस्सा नहीं बन सकता जिन्हें वो ऑब्जर्व कर रहा है तो उसे कह देते हैं असहभागी प्रेक्षण। प्रेक्षक उन व्यवहारों में हाथ नहीं बटाता है जिनका उसे प्रेक्षण करना होता है, वह दूर से ही व्यवहारों का अध्ययन करता है। जैसे नैदानिक यानी जैसे हॉस्पिटल सेटिंग, क्लिनिकल सेटिंग, जब एक पेशेंट या रोगी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे ऑब्जर्व करके उसकी दिक्कत के बारे में मालूम करेगा, पर क्या डॉक्टर खुद भी रोगी बन सकता है? नहीं, यहाँ पर वो सहभागी नहीं बन सकता। इसी तरीके से शैक्षणिक संस्थाओं में क्या एक टीचर खुद ही स्टूडेंट बनकर स्टूडेंट्स के बीच घूम सकता है? नहीं, यह संभव नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रेक्षण किया जाता है वो होता है असहभागी प्रेक्षण। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है बेटा स्वाभाविक प्रेक्षण। इस विधि में प्रेक्षण का उपयोग एक स्वाभाविक यानी नेचुरल परिस्थिति में खासकर पशुओं के व्यवहारों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा बंदरों के ऊपर अध्ययन हुआ, मधुमक्खियों के ऊपर अध्ययन हुआ। तो यहाँ पर क्या करते हैं प्रेक्षक, स्वाभाविक जगह पर जाकर जहां पर वह प्राणी निवास करता है या जहां पर प्राणी स्वाभाविक व्यवहार करता है वहीं पर जाकर उसके व्यवहार को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हम सामाजिक संगठन के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, पशुओं की आपसी आक्रामकता का अध्ययन कर सकते हैं। इस विधि का उपयोग कभी-कभी मानव शिशुओं के व्यवहार के अध्ययन के लिए भी किया जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि हम उन्हें सर्वे नहीं कर सकते या हम उन पर कोई और प्रयोगात्मक विधि बहुत आसानी से नहीं कर सकते, तो अगर हमने छोटे बच्चों के व्यवहार को ऑब्जर्व करना है तो ज्यादातर हम उनके स्वाभाविक वातावरण में ही उनको ऑब्जर्व करते हैं। इस विधि से व्यवहारों का अध्ययन उनमें बिना किसी जोड़ तोड़ के
यानी उनके वास्तविक रूप में करना संभव है। अगर मैं एक 8 साल के बच्चे के व्यवहार को ऑब्जर्व करना चाहती हूँ और उसे ऑब्जर्व करने के लिए मैं उस बच्चे को अपने साथ साइकोलॉजी की लैब में ले आती हूँ, तो क्या वहां पर उसका व्यवहार जो है वो वास्तविक होगा? नहीं, वास्तविक नहीं होगा। उसमें थोड़ा नकलीपन आ जाएगा, क्योंकि वो बच्चा हो सकता है खुद को ज्यादा अच्छा दिखाना चाहे। बड़ों के साथ भी ऐसा ही होगा। जब भी हमने प्रेक्षण करना है, स्वाभाविक प्रेक्षण का ये फायदा रहता है कि जिस भी प्राणी के व्यवहार को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके व्यवहार में कोई जोड़ तोड़ नहीं होगा, क्योंकि वह अपनी ही स्वाभाविक परिस्थिति में है। हमने बच्चे के व्यवहार को ऑब्जर्व करना है तो बेस्ट है कि हम उसके घर जाकर या उसके स्कूल जाकर ही उसको ऑब्जर्व करें, बजाय कि हम उसे अपने साथ साइकोलॉजी की लैब में लेकर आए। इस विधि को क्षेत्र अध्ययन विधि और क्रमबद्ध प्रेक्षण भी कहा जाता है। एक बार हम रिवाइज करते हैं बेटा। पहला था सहभागी प्रेक्षण, जिसमें प्रेक्षण करने वाला खुद सहभागी बन जाता है उन प्राणियों के बीच में जिनको उसे ऑब्जर्व करना होता है। दूसरा असहभागी प्रेक्षण, इसमें वह उनका हिस्सा नहीं बनता, दूर से ही वो उन्हें ऑब्जर्व करता है। और तीसरा स्वाभाविक प्रेक्षण, ये ज्यादातर पशुओं या छोटे बच्चों के लिए लिया जाता है। स्वाभाविक यानी वास्तविक परिस्थिति में ही प्राणी के व्यवहारों को ऑब्जर्व किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से सारा टॉपिक फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगी और साथ ही साथ आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। शुरू करते हैं। मान लीजिए कि एक अध्ययनकर्ता यह जानना चाहता है कि 6 से 7 साल के बच्चे खेलते समय क्या-क्या व्यवहार करते हैं। इसके लिए वह 6 से 7 साल के बच्चों का एक समूह बनाएगा और उन्हें कुछ खिलौने दे देगा। वह अगर खुद भी उनके साथ खेलते हुए उन्हें ऑब्जर्व करे तो वह सहभागी प्रेक्षण होगा। पर अगर वह छुपकर उन्हें ऑब्जर्व करे तो इससे बच्चों का व्यवहार अवांछित रूप से प्रभावित नहीं होगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, 6 से 7 साल की उम्र के, खेल रहे हैं आपस में, अचानक उनके बीच में एक एडल्ट आकर खेलने लगे तो उनका व्यवहार प्रभावित होगा उससे। पर अगर वो छुप कर उन्हें ऑब्जर्व करे तो बच्चे अपना स्वाभाविक खेल खेलेंगे, उनके व्यवहार में कोई अवांछनीय परिवर्तन नहीं आएगा। यह असहभागी प्रेक्षण होगा। अंत में ऐसे निष्कर्ष पाए जा सकते हैं कि अमुक बच्चा दब्बू है, अमुक बच्चा तो बहुत प्रबल है, अमुक बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट है, अमुक बच्चा दूसरों से छीनकर खिलौने शरारत करता है, इत्यादि इत्यादि। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अलग अलग परिस्थितियों में ऑब्जर्व करना और अलग अलग प्रेक्षकों द्वारा ऑब्जर्व किया जाना, इससे फायदा होता है, निष्कर्ष ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। तो आइए लास्ट पॉइंट देखते हैं। बार बार और अलग अलग प्रेक्षकों द्वारा प्रेक्षण होने के बाद सामान्यताओं को, यानी जो बार बार चीज दिखाई दे, 10 में से 6, 7 या 8, 9 बार, या अलग अलग प्रेक्षकों द्वारा 10 में से 8 प्रेक्षक की बात बोल रहे हैं, सामान्यताएं जो हैं, इन सामान्यताओं को वास्तविक निष्कर्ष समझा जाएगा। मतलब 10 में से अगर 8 प्रेक्षक कह रहे हैं कि अमुक बच्चा शरारती है, तो क्योंकि सामान्यता 8 लोगों की ज्यादा है तो उसको निष्कर्ष मान लिया जाएगा कि वह बच्चा सच में शरारती है। इसी के साथ बेटा आपका ये टॉपिक फिनिश हुआ है, मगर इसमें प्रेक्षण के स्टेप्स और मूल्यांकन अभी बाकी है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रेक्षण के स्टेप्स और उसका मूल्यांकन, यानी उसके गुण दोष। चलिए बेटा, अगर आपको कोई भी वीडियो नहीं समझ आता तो आप उसे फिर से देखिए, तब भी नहीं समझ आता आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं। ओके, स्टडी वेल एंड ऑल द बेस्ट।